क्या आप लोग को लगता है कि चाइना अपने मार्केट को और एक्सपांड कर पाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए? क्योंकि चाइना ने ये अनाउंस किया है कि वो अब यूरोप के अंदर कदम रखने जा रहा है और ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि शी जिनपिंग जो कि यूरोप की ट्रिप पर हैं, उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की है और वहां पर अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनको लेकर पहुंच गए हैं। खासतौर पर BYD की हम लोग बात करेंगे, जिसने टेस्ला का जो ताज था चाइना के अंदर उसको छीन लिया और अपनी कारें बेचना शुरू कर दी। जहां पर टेस्ला की जो सेलिंग थी चाइना के अंदर वो लगभग 2-2.5 लाख के आसपास थी और वहीं पर 5 लाख कारें जो हैं वो बेच दी BYD ने। तो क्या ये जो BYD कंपनी है या फिर चाइना की और भी कई 20 कारों कंपनी है, वो क्या यूरोप के मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे? आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार चाइना के सामने कौन कौन से हर्डल हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि चाइना को आखिरकार एज कहां पर मिल जाएगा, वो दूसरे देशों से आगे क्यों निकल सकता है, क्या भारत भी इसके बीच में कहीं स्टैंड करता है। हम लोग एशिया पैसिफिक जो है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। बहुत बेहतरीन लेक्चर है और काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप लोगों ने देखा होगा जो कि फुली बैटरी ऑपरेटेड है, उसमें कोई भी इंजन वगैरह नहीं होता है, वो बैटरी से ही चलती है। दूसरी कार वो होती है जो कि हाइब्रिड होती है, वो पेट्रोल पर या फिर बैटरी पर जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिट जो है वो हो जाती है। तीसरी वो होती है जो कि मैनुअल उसको ट्रांसमिट जो है वो करना पड़ता है, मतलब अगर वो पेट्रोल पर या डीजल पर चल रही है तो पेट्रोल से उसको स्विच करना पड़ेगा बैटरी के ऊपर। तो ये 3 टाइप की कारें जो है वो मार्केट के अंदर होती हैं। शी जिनपिंग जो कि अभी यूरोप की यात्रा पर है, पिछले लगभग 5 साल में पहली बार गए हैं। ही अराइव्ड इन फ्रांस, मतलब कहां कहां गए हैं, पहले वो देशों के नाम याद रखिएगा। सबसे पहले वो फ्रांस पहुंच चुके हैं, फ्रांस के बाद में फिर वो जो है उसके बाद में ट्रेवल करेंगे बेलग्रेड, है ना, सर्बिया की जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड। इसके बाद में बुडापेस्ट वो ट्रेवल करेंगे। तो यहां पर काफी अच्छा खासा विजिट जो है वो शी जिनपिंग का है। टाइम ऑफ द इंक्रीज टेंशंस बिटवीन चाइना एंड सम यूरोपियन कंट्रीज ओवर ट्रेड बैरियर्स एंड एलिगेट चाइना। देखिए बेसिकली क्या है, आप थोड़ा रूट कॉज को समझिएगा। जिस समय रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के ऊपर, तब रशिया का समर्थन करने वाला देश वो था चाइना, और जैसे ही चाइना ने अपना समर्थन रशिया को दिया था तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज चाइना के साथ में नाराज थे। जैसा कि ट्रेड की लेकर कई सारे बैरियर जो है वो रशिया के ऊपर लगाए गए और साथ में चाइना के ऊपर भी लगाए गए। एक फ्रिक्शन की एक कंडीशन क्रिएट हो गई चाइना के लिए। अगर वो यूरोपियन मार्केट के अंदर जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं जो मेन कंट्रीज हैं यूरोप की, उनको उसको मनाना पड़ेगा। और इसके अंदर पहला कदम जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तौर पर चाइना का हम लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें मैंने 75 टेक्निक्स बताई है ऑन रिसर्च पेपर के बेसिस पर। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, कि आखिरकार वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, वो साइकोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पर आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। 75 रियल स्टोरी जो है मैंने बताई हैं, कवर की हैं इसके अंदर, ताकि आप उनके जीवन से ये सीख पाएं कि उन्होंने जो गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें, और जो इस एडिक्शन से बाहर निकले हैं उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से जो है वो नया बनाया है। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग बेसिकली इसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आज से लगभग 17 साल पहले की बात है, चाइना ने अपनी कार जो है वो यूरोपियन मार्केट के अंदर उतारना शुरू की। खास तौर पर जब जर्मनी के अंदर कार की क्रैश टेस्टिंग की गई तो वहां पर चाइना की जो कारें थी उनको ये मान के चलिए पूरी तरीके से आउट कर दिया गया। क्रैश टेस्ट के अंदर एक भी कार जो है वो चाइना की वहां पर पास नहीं हो पाई। उसके बाद में चाइना ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, कार हैं, उसको और मजबूत बनाएंगे। और 17 साल के बाद में आज जो है वो चाइना के अंदर बहुत सारी कंपनी जैसे खड़ी हो चुकी हैं, जिसके अंदर सबसे पहली है BYD। BYD ने आज टेस्ला के मार्केट को पूरी तरीके से चाइना के अंदर खत्म कर दिया है। इसके बाद में टेस्ला ने डिसाइड किया था कि हम लोग भारत के अंदर जाएंगे, लेकिन वापस से चाइना ने थोड़ा लालच दिया और टेस्ला ने मूव कर दिया चाइना की तरफ। BYD कंपनी जल्द ही जो है आपको भारत में देखने को मिलेगी। शायद अब तक कुछ कारें जो है वो भी आ चुकी हैं। तो BYD सबसे बेहतरीन कारें जो है बताई जा रही हैं, क्योंकि BYD की सबसे खास बात है कि खुद की बैटरी को मैन्युफैक्चर करता है, खुद की कार डिजाइन है, और इसके साथ में पूरे विश्व के अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो भी खुद का ही है। मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूं। दूसरी कार कंपनी जो है वो है नियो। नियो ने भी अपनी कारें जो है वो कारों की सेगमेंट के अंदर बहुत सारी कारें उतारी हैं, खास तौर पर डिजाइन के लिए काफी फेमस है।
टेस्ला की जो कारें हैं वो बड़ी लग्जरी दिखाई देती हैं, उसको टक्कर देने के अंदर नियो ने अपने कई डिजाइन जो है मार्केट में उतारे। इसके प्राइस BYD से थोड़े से ऊपर हैं। छोटी कारों के सेगमेंट के अंदर वूलिंग कार कंपनी है, मिनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है बनाती है, ये भी एक मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकती है यूरोप के अंदर। यहां पर एक जहाज आप लोग देख रहे हैं, शिप देख रहे हैं, वो है BYD का। BYD के पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो एक बार 8000 कारें, मतलब 8000 कार जो है वो इस शिप के अंदर लोड कर कर पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। खासतौर पर एशिया पैसिफिक, यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज है वहां पर इसके थ्रू ये बेसिकली क्या करता है, खुद का ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर हम लोग मान लीजिए कि कंट्री वाइज बात करें, चाइना की, जर्मनी की, यूएस की, जापान की, फ्रांस की, साउथ कोरिया की, वहां पर 2018 से 2023 के बीच में इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन सिलेक्टेड कंट्रीज बिटवीन, मतलब क्या इनका प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर भी चाइना जो है वो इसमें नंबर 1 है। चाइना ने अपनी जो कारें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर की हैं और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो हासिल की है। एशिया पैसिफिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट साइज एंड शेयर एनालिसिस हम लोग करते हैं कि आखिरकार 2023 से 2028 के बीच में जो एशिया पैसिफिक रीजन है, जिसमें इंडिया है, आपके पास में इंडोनेशिया है, चाइना है, ये आखिरकार कहां तक ग्रो कर सकता है 2028 तक, उसका एक अजम्पशन जो है, एनालिसिस, वो हम लोग कर लेते हैं। अगर 2024 से 2029 के बीच में बात करें तो ये मार्केट साइज जो है वो लगभग 19% के पास में बढ़ सकता है। पूरे विश्व के अंदर आप लोग ये मान सकते हैं कि लगभग 50% जो कार मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं वो एशिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी 2024 से लेकर 2029 तक ये जो मार्केट है वो 19% के आसपास में बढ़ सकता है। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ईवी जो कार्स हैं उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। ईवी की कार बनाने के लिए बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बैटरी को बनाने के लिए लिथियम होना जरूरी है, जिसकी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर सबसे बड़ा मार्केट जो है वो चाइना ने कैप्चर कर रखा है। इतना बड़ा मार्केट, ये जो मार्केट है बेसिकली क्या है, ये है किसका, चाइना का। तो ये रेवेन्यू मार्केट है, रेवेन्यू शेयर्स हैं चाइना के। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग 80 to 85% जो है वो चाइना ने रेवेन्यू मार्केट कैप्चर कर रखा है। उसके बाद में जापान आप लोग देख सकते हैं, यहां पर जापान है, साउथ कोरिया का मार्केट ये है, रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक ये है, और इंडिया केवल ये मान के चलिए कि लगभग 1 to 2% जो है वो इंडिया का मार्केट है पूरी एशिया पैसिफिक में। इंडिया जो है वो अपनी ग्रोथ को और बढ़ा सकता है, इंडिया के पास में बहुत स्कोप है। इंडिया धीरे धीरे स्विच भी कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। किसमें, रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास में रिसोर्सेज कम है, इसलिए हमारा मार्केट जो है वो धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, लेकिन इसको बहुत समय लग जाएगा अगर हम लोग चाइना को कंपीट करना चाहते हैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार चाइना से हम लोग युद्ध कर ले तो हम लोग जीत जाएंगे, ये सब हवाबाजी है। अभी ऐसे सडन जो है उसके साथ में वॉर की कंडीशन में आना ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि एक बार हमारी इकोनॉमी जो है उसको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। नहीं तो अगर अभी हम लोग अटैक की कंडीशन में आएंगे तो जिस कंडीशन में आप लोग आज खड़े हैं उससे 50 साल पीछे हट जाएंगे हम लोग, अगर चाइना के साथ में अभी हम लोग वॉर की कंडीशन में आते हैं। क्योंकि यहां पर ही आप लोग एक एग्जांपल देखने को मिल सकता है कि चाइना ने इतना बड़ा मार्केट जो है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कैप्चर कर रखा है, तो पूरे एशिया के अंदर कितना और मार्केट कैप्चर कर रखा होगा, और इंडिया जो है वो इसमें सबसे लास्ट के अंदर आता है। तो हमको बहुत जो है स्कोप यहां पर देखने को मिल रहा है ईवी के अंदर। इसके बाद में एशिया पैसिफिक के अंदर जो मेन कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, पहली है टोयोटा, दूसरी है टेस्ला, तीसरी है होंडा मोटर कंपनी, चौथी है BYD और फिफ्थ है BMW। तो सबसे ज्यादा टोयोटा जो है वो मोटर कॉर्पोरेशन, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट का जो है वो लीडर्स हैं। तो BYD भी देखिए इसके अंदर बहुत पीछे आ रही है, टोयोटा ने बहुत अच्छा सा मार्केट कैप्चर कर रखा है। टोयोटा शायद आई थिंक जो है वो जापान की कंपनी है। द एशिया पैसिफिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट वैल्यूड एट USD 2 to 9.3 बिलियन डॉलर्स जो है ये इसका मार्केट है। देखिए 2021 से लेकर 2030 तक बहुत कुछ जो है बदलने वाला है। जैसा कि 2030 के अंदर हम लोगों ने 17 जो गोल्स हैं उनको डिसाइड कर रखा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल्स हैं उनको डिसाइड कर रखा है। उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी एक टारगेट है। तो बहुत हद तक एक जो है कोशिश है कि मार्केट जो है वो डिपेंड करने वाला है किसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। एज एक्सपेक्टेड टू रीच USD 777.62 बिलियन। देखिए 2027 के अंदर ये जो मार्केट है आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 गुना जो है वो बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो शेयर्स हैं वो भी काफी ऊंचे जाने वाले हैं। ठीक है,
रजिस्टरिंग CAGR, मतलब ओवरऑल जो है वो 19.10% जो है वो इंक्रीज होने वाला है 2022 से लेकर 2027 के बीच में। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट जो है वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि टेस्ला और BYD दोनों आखिरकार आपस में कैसे कंपीट करती हैं, तो टेस्ला और BYD का मैप आप लोग देख सकते हैं। इस मैप के अंदर खास बात है देखने की, जो कि क्वार्टर सेकंड के अंदर 2021 का मैप है। इसमें ये जो गैप आप लोग को दिखाई दे रहा है वो काफी गैप है। मान के चलिए कि इस गैप को हम लोग 10 काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर ये गैप आप लोग को यहां पे मिल रहा है, ये गैप 9 हो चुका है। इसके बाद में फिर यहां पर देखिए वापस से 9 का गैप है। इसके बाद में यहां पर देखिए दोनों साइज है, लेकिन ये फिर से 9 है। यहां पर आप देखिए टेस्ला की जो मैन्युफैक्चरिंग है या सेल जो है वो यहां पर घट गई है, लेकिन यहां पर इसकी बढ़ गई है BYD की। इसका मतलब ये गैप जो है वो लगभग 6 के आसपास में रह चुका है। फिर ये गैप जो है वो वापस से आप लोग 6 काउंट कर सकते हैं, यहां पर आप लोग 5 काउंट कीजिए, यहां पर फिर से बढ़ गया 7 और यहां पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ला का मार्केट कैसे धीरे धीरे जो है वो BYD ने खत्म किया है। और ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय के अंदर BYD जिस तरह से यूरोप के अंदर अपने पैर जमाने वाली है, तो टेस्ला कहीं ना कहीं वहां से आउट होने वाला है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। टॉप सेलिंग EVs इन यूरोप, मतलब अगर यूरोप के अंदर चाइना की जो कंपनीज जाएंगी तो वहां पर उनकी टक्कर किसके साथ में होगी? टेस्ला के साथ में। टेस्ला ने 2023 के अंदर लगभग 6 महीने के अंदर 1,38,814 कारें जो है वो सेल की थी। टेस्ला मॉडल 3 की जो कार थी वो 43,000 और वॉल्वो की 42,000 कार जो है वो सेल हुई है। दोनों को अगर हम लोग काउंट करते तो लगभग 2 लाख के आसपास में यूरोप के अंदर जो कारें बिक रही हैं वो किसकी हैं? टेस्ला की है। तो अगर चाइना को कंपीट करना है यूरोप के अंदर जाकर, तो फिर वहां पर टेस्ला जो है वो इसके लिए सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो है वो कंपटीशन वहां पर रहने वाला है। इस मैप को मैंने क्यों दिखाया, अफ्रीका वाले मैप को? यहां पर एक देश है कोंगो। कोंगो के अंदर कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन है, मतलब माइनिंग जो है वो बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन कोंगो ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो चाइना को अपने कोबाल्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, और इसी के बेसिस पर जो बैटरीज के अंदर कोबाल्ट काम में आता है, लिथियम काम में आता है, इसकी मदद से चाइना ने लगभग पूरे विश्व का 41% जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट है इसको कैप्चर कर लिया। अगर चाइना को या फिर भारत को भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट कैप्चर करना है, तो हमको लिथियम या फिर बैटरी जो होती है इसको खुद मैन्युफैक्चर करना होगा। BYD की सबसे खास बात यह है कि BYD ने खुद की बैटरी को मैन्युफैक्चर किया, जबकि रॉ मटेरियल जो है उसको इंपोर्ट किया दूसरे देशों से, जैसे कोंगो देश है और भी कई देश हैं वहां से ये इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बैटरी के बारे में हम लोग बात करें तो बैटरी को असेंबल करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है और काफी टेक्निकल वर्क है, लेकिन चाइना ने इसके अंदर महारत हासिल की। चाइना कैन बिल्ड बैटरी फैक्ट्रीज एट नियरली हाफ ऑफ द कोस्ट, मतलब पूरे विश्व के अंदर, खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर जो बैटरीज बनती हैं उससे आधी कीमत के अंदर चाइना ने बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू की। और इसके पीछे रीजन ये थे कि चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट जो है वो काफी कम है, और दूसरा देयर इज द मोस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ चाइना। चाइना जो है वो मैन्युफैक्चर है बहुत सारे इक्विपमेंट्स का। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब कोबाल्ट चाइना के अंदर आ रहा है, लिथियम चाइना के पास में है, तो उसको बैटरी बनाने के अंदर कहां परेशानी है? अभी भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं। हमको खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर हमको लिथियम को कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग खुद ही जो है इंडिया के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। आपको जानकर ताजुब होगा कि सोलर एनर्जी के लिए जो पैनल आते हैं, सोलर पैनल जो आते हैं, आज भी हमको उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उसका रीजन ये है कि सोलर पैनल बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास में है तो सही, लेकिन वो टिपिकल सोफिस्टिकेटेड जो टेक्निक है वो हमारे पास में नहीं है, मतलब डीप टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में नहीं है। धीरे धीरे हम लोग उसको इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो उस सोलर पैनल को लगभग ये मान के चलिए कि 15 साल काम में ले लेते हैं, 20 साल काम में लेते हैं। एक सोलर पैनल की जो एज होती है वो 30 साल होती है। 30 साल में से 10 से 15 साल, 20 साल तक जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएसए है, वो सारे जो कंट्रीज हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी बचे हुए 10 साल के लिए वो इंडिया के अंदर डंप कर देते हैं। डंप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 साल तो इंडिया काम में लेगा और फिर उसको आखिरकार हमको डंप करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही 15-20 साल उसको जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो काम में ले चुके हैं और भारत के अंदर डंप कर दिया है। जब भारत काम में ले लेगा तो भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी कि उस कचरे को हम लोग लेके कहां पर जाएंगे।
इसलिए चाइना जो है उसके पास में लेबर सस्ती है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जो इक्विपमेंट है वो काफी सारे उसके पास में है। अब देखिए चाइना के पास में हर्डल्स कहां पर है। चाइना ने दुश्मनी जो है वो यूरोपियन कंट्री से ऑलरेडी मोल ले रखी है, मतलब काफी ज्यादा फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन को थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा और स्मूथ करने के लिए चाइना ने कहा कि हम आपके देशों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं इनको आपके मार्केट के अंदर उतारेंगे। मतलब चाइना कहीं ना कहीं यूरोप की कंट्रीज को मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहां पर है वो देखिए, बेसिकली फ्रिक्शन ओवर एक्सपोर्ट ऑफ चीप चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल। यूरोप के देशों को ये मानना है कि चाइना हमेशा चीप जो प्रोडक्ट्स हैं इसको मैन्युफैक्चर करता है और दूसरे देशों के अंदर डंप कर देता है। क्योंकि ये इसीलिए है, जर्मनी के अंदर जब चाइना की कार की टेस्टिंग हुई, क्रैश टेस्टिंग हुई, तो उसके अंदर चाइना को बुरी तरह जो है वो हार का सामना करना पड़ा। आज से 17 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। लेकिन चाइना ने यह आश्वासन दिया कि हम लोग जो है काफी अच्छा मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके साथ में यूरोपियन कंपनी जो है वो भी कहीं ना कहीं चाइना के मार्केट को खराब कर सकती हैं। लास्ट मंथ मीनवाइल 6 पीपल वर चार्ज, मतलब देखिए यूरोप और चाइना के बीच में चल क्या रहा है, 6 लोगों को चार्ज किया गया इन यूरोप विथ स्पाइंग फॉर बीजिंग, जो कि बीजिंग चाइना कैपिटल है बीजिंग, उसके लिए स्पाई कर रहे थे। मतलब चाइना की जो खुफिया सूचनाएं हैं उनको यूरोप के अंदर पहुंचा रहे थे। इससे चाइना काफी नाराज हुआ और 6 लोग जो है इसके अंदर अरेस्ट हुए थे। इसके बाद में यह है कि दिसंबर 2023 के अंदर इटली ने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लिया था। तो चाइना के जो BRI प्रोजेक्ट है इसे इटली जो है वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं यूरोप और चाइना के बीच में एक एंटी वाली जो पोजीशन है वो बनी हुई है। और देखिएगा शी जिनपिंग जो है वुड लाइक टू अवॉइड ओपनिंग अ हॉस्टाइल फ्रंट ऑफ ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स को वो सीधे तौर पर सामना नहीं कर सकता क्योंकि अभी ब्रुसेल्स और यूएसए के बीच में ट्रेड रिलेटेड जो है वो काफी कुछ बिगड़ा हुआ है। ब्रुसेल्स और यूएसए के बीच में जब दोनों के बीच में ट्रेड रिलेटेड काफी ज्यादा जो है वो इम्बैलेंस की कंडीशन है, तो चाइना कह रहा है कि हम लोग ब्रुसेल्स के इस मार्केट को ठीक ढंग से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, वहां पर हम लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा चाइना का कहना है। तो बेसिकली बात यह है कि चाइना कुछ समय के अंदर यूरोप के अंदर पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले यूरोप की जो टेंशन्स हैं वो चाइना को खत्म करनी पड़ेंगी। ब्रुसेल्स हैज आल्सो ओपन्ड सेपरेट इन्वेस्टिगेशंस दैट कुड लिमिट चाइनीज सोलर एक्सपोर्ट टू द यूरोप। चाइना ने क्या किया कि यूरोपियन यूनियन के अंदर सोलर जो पैनल्स हैं इनको एक्सपोर्ट किया, लेकिन उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी और इसके कारण ब्रुसेल्स ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ विंड टर्बाइन एंड मेडिकल डिवाइसेज। इसके साथ में ही विंड टर्बाइन और मेडिकल डिवाइसेस जो कि चाइना एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर, उनको लेकर भी काफी इन्वेस्टिगेट जो है वो ब्रुसेल्स कर रहा है और भी कई कंट्री जो है वो कर रहे हैं। इस बात को लेकर नेट प्रोटेक्शनिज्म, यहां पर देखिए मतलब हम लोग इसको बेसिकली इस तरीके से ले सकते हैं कि चाइना को कई बार जो है वो समझाया गया है कि अपने चीप प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भेजना बंद करे, लेकिन फिर भी चाइना ने कई बार जो है वो भरसक प्रयास किए हैं। अब देखिए फियर्स ऑफ चाइना फ्लड, बेसिकली डर किस बात का है, चाइना मेड EVs आर प्रोजेक्टेड टू द मेक अप मोर देन ए क्वार्टर ऑफ ऑल EV सेल इन यूरोप 2024। मतलब चाइना ने लगभग 1/4 25% मार्केट के अंदर वहां पर एक्सपोर्ट यानी कि सेल करना जो है वो शुरू कर दिया ईवी को यूरोप के अंदर 2024 में। इसीलिए यूरोप को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत जो है वो हो सकती है। लेकिन BYD की कारें जो है वो टेस्ला की कंपैरिजन में सस्ती आती हैं, इसलिए ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं BYD जो है वो यूरोप में जाकर किसको टक्कर दे सकती है, टेस्ला को टक्कर दे सकती है। द शेयर ऑफ चाइनीज मेड व्हीकल इन द यूरोप is expected to rise in more than 25% in 2024। मतलब लगभग 25% के आसपास में क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है यूरोपियन मार्केट के अंदर। BYD एंड SAIC सेट अप देयर ग्लोबल एक्सपांशन। BYD और ये जो कंपनी है दोनों आपस में ये प्लान कर रही है कि हम अपने मार्केट को और एक्सपांड करेंगे, खास तौर पर यूरोपियन यूनियन के अंदर, और सबसे बड़ा उनके लिए टारगेट है टेस्ला। देखिए टेस्ला के अंदर और BYD के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों को समझिएगा आप लोग। टेस्ला और BYD के अंदर डिफरेंस ये है कि BYD जो कि पेट्रोल, डीजल और बैटरीज कार को भी बनाती है, साथ में जो बैटरीज होती है उसको खुद मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन केवल और केवल टेस्ला जो है वो डिपेंड है बैटरी EV कार के ऊपर। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक टेस्ला को ही लगा। टेस्ला ने केवल और केवल 2.25 लाख के आसपास में कारें बेची है ना एक क्वार्टर के अंदर, और वहां पर ही BYD ने लगभग 5 लाख कारें जो है वो बेच दी।
तो BYD के पास में काफी एज है और यूरोप के अंदर अगर जैसे ही जाएगी तो कम प्राइस के कारण वो टेस्ला को टक्कर दे सकती है, लेकिन चाइना के पास में काफी सारे हर्डल्स हैं, पहले उनको पार करना पड़ेगा, मतलब यूरोपियन कंट्रीज को मनाना पड़ेगा। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिसकी मदद से आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इसको अवेल कर सकते हैं। मैंने काफी कुछ टेक्निक जो है बताई हैं, इसकी मदद से आप लोग पोर्नोग्राफी से कहीं दूर रह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग इससे जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।